वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो 1000 MCQs की सीरीज स्टार्ट करी थी, उसका पार्ट 7 है यहाँ पर। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे। तो यहाँ पर हम स्पेशली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और गायनेकोलॉजी के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, और जिनका भी कल दैट मीन्स 8 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को पेपर होने वाला है, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। पेपर है 8 और 11। पब्लिश करूँ, आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस को देख सकें। और रिसेंट में मैंने अपना इंस्टाग्राम पर अकाउंट ओपन किया है, उस पर अभी कुछ भी ऐसे मटेरियल डेटा है जो कंटेंट नर्सिंग से रिलेट करता है वो कुछ भी नहीं डाला है, बट आप लोग चाहें तो उसमें मुझसे जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे गाइज आज के इस वीडियो में हम टोटल 20+ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर जिनका CHO स्टाफ नर्स CHO के लिए बिफोर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग में इम्पोर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन आपके लिए। स्टाफ नर्स का जिन भी अलग अलग जगह एग्ज़ाम होता है, चाहे वो MPPEB का हो, NCL का हो, या फिर BFUHS के लिए एग्ज़ाम होने वाला हो। साथ ही साथ ये क्वेश्चन है गाइस ANM वालों के लिए भी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग ANM से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं वो लोग कमेंट्स कर सकते हैं। यदि चाहें तो उनके लिए मैं पुराने पेपर प्रोवाइड करा सकती हूँ, क्योंकि जिनका भी ANM के लिए पेपर होगा, तो इवन जितने भी स्टेट में अलग अलग जगह ANM के पेपर हुए होंगे वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि अभी तक मैं स्टाफ नर्स से रिलेटेड जितने भी पेपर होते थे वो आपको प्रोवाइड करा दी थी। अब ANM वालों के भी, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि ANM वालों के लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराइए, क्योंकि ANM की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकलती हैं। तो यहाँ पे हम पार्ट 7 सॉल्व करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्म टेस्ट इज यूज्ड टू असेस। फर्म टेस्ट का यूज है जो क्या असेस करने के लिए किया जाता है? प्रेगनेंसी, ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुएशन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो फर्म टेस्ट यूज किया जाता है ओव्यूलेशन असेसमेंट के लिए, ओव्यूलेशन को कंफर्म करने के लिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, ओव्यूलेशन। नेक्स्ट है, परपीरियम इज द पीरियड आफ्टर। तो जो परपीरियम पीरियड है कौन सा पीरियड है? कॉन्सेप्शन के बाद का, लैक्टेशन का, लेबर का, या फिर डिलीवरी के बाद का? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था जो फर्म टेस्ट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं आपको लाती हूँ बहुत ही सिलेक्टेड और ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियसली अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सेंट्रल एग्जाम में नर्सिंग में आ चुके हैं। वही क्वेश्चन आपको मैं कॉन्सेप्ट सहित क्लियर करवा के प्रोवाइड कराती हूँ। तो ऑप्शन क्वेश्चन है, सॉरी, सेकंड, परपीरियम इज द पीरियड आफ्टर। परपीरियम कौन सा पीरियड है, किसके बाद का? कॉन्सेप्शन, लैक्टेशन, लेबर, या फिर डिलीवरी? तो परपीरियम पीरियड कहलाता है आफ्टर डिलीवरी के बाद का पीरियड। आफ्टर डिलीवरी के बाद का जो पीरियड होता है 6 वीक्स तक का जो ड्यूरेशन होता है परपीरियम का, यदि ड्यूरेशन पूछा जाए तो कितना होता है? 6 वीक का। और यहाँ पर जो पीरियड है कब का? डिलीवरी के बाद का ना। तो कॉन्सेप्शन, लैक्टेशन और लेबर किसके बाद का? आफ्टर द डिलीवरी से लेके 6 वीक तक का जो पीरियड कहलाता है वो क्या कहलाता है? परपीरियम पीरियड। नेक्स्ट इज द चीप साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की चीप साइट मतलब कि सबसे ज़्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी हैं कहाँ पर होती हैं? ऑप्शन है ट्यूबल प्रेगनेंसी, सर्वाइकल प्रेगनेंसी, एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, या फिर ऑप्शन डी है ओवेरियन प्रेगनेंसी। तो जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उसमें यूट्रस कहाँ पर, सॉरी, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उसमें फीटस है कहाँ पर डेवलप होता है? यूट्रस में। बट एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता है, ये बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलती हैं। तो एक सबसे ज़्यादा फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फीटस है जो उसकी ग्रोथ कहाँ पर होगी? फैलोपियन ट्यूब्स में। तो ये सबसे ज़्यादा किस साइट पर देखने को मिलती हैं? ट्यूबल प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी occurs when a fertilized egg implants and grow outside the main cavity of the uterus। नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उसमें फीटस जो एग फर्टिलाइज तो फैलोपियन ट्यूब में होगा, बट इम्प्लांट और ग्रो कहाँ पर होगा? यूट्रस में। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है वहीं पर एग भी फर्टिलाइज होगा और इम्प्लांटेशन भी वहीं होगा और फीटस भी ग्रो वहीं पर होगा। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का दूसरा नाम भी है ट्यूबल प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को लेके एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है और एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। नेक्स्ट है यहाँ पर
द कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस ऑफ द ऑनसेट ऑफ लेबर इज। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या है फीटस का ऑनसेट ऑफ लेबर के टाइम पर? पॉडेलिक, बाइटेक्स, शोल्डर या फिर फेस प्रेजेंटेशन। तो सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन होता है फीटस के लिए या फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए, जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन माना जाता है वो बाइटेक्स प्रेजेंटेशन और सिफेलिक प्रेजेंटेशन। तो आपको इसके लिए याद रखना है बाइटेक्स और सिफेलिक प्रेजेंटेशन क्या है, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है फीटस का लेबर के टाइम पर। नेक्स्ट इज द वाइट लाइन्स फॉर्म्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। तो जो वाइट लाइन होती है लोअर एब्डोमेन पार्ट में, बहुत सारी वाइट लाइंस देखने को मिलती हैं, क्या कहलाती हैं? लाइना निग्रा, स्टीरिया ग्रेविडेरम, कोलाज्मा या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो लाइना निग्रा डिफरेंट है, कोलाज्मा जो जिसको प्रेगनेंसी मास्क भी कहा जाता है, मेलाज्मा या फिर कोलाज्मा जो फेस पे देखने को मिलते हैं प्रेगनेंसी में, इसके पहले के वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कोलाज्मा। तो क्वेश्चन है यहाँ पर जो व्हाइट लाइंस देखने को मिलती हैं लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में, तो वो क्या कहलाती हैं प्रेगनेंसी में? स्टीरिया ग्रेविडेरम या फिर स्ट्रेच मार्क। इस तरीके से देखिए लाइना निग्रा, जो लाइन यहाँ से नीचे की तरफ से जा रही है अपर एब्डोमेन से होते हुए, अम्बलाइकस से होते हुए, लाइना निग्रा है, बट स्टीरिया ग्रेविडेरम क्या है और स्ट्रेच मार्क हैं जो पूरे एब्डोमेन में वाइट कलर से देखने को मिलेंगे, वाइट रेडिश कलर से रहेंगे। तो यहाँ पर क्या कहलाएंगे? स्टीरिया ग्रेविडेरम, इनको स्ट्रेच मार्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। तो IMR पूछा है यहाँ पर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है जो किस टर्म में एक्सप्रेस की जाती है? रेट पर 100 लाइव बर्थ, रेट पर 1000 लाइव बर्थ, रेट पर 100 टोटल बर्थ या फिर रेट पर 1000 टोटल बर्थ। इन्फेंट मॉर्टेलिटी को जो टर्म एक्सप्रेस किया जाता है वो क्या है? रेट पर 1000 लाइव बर्थ है। जो इन्फेंट है उनकी डेथ हो जाना कितने की? 1000 लाइव बर्थ पर जितने भी इन्फेंट्स की डेथ होती है वो किसमें कंसीडर किए जाते हैं? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में। वो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है जो कब कंसीडर की जाती? नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल तक की एज के बच्चों की, 12 मंथ एज तक के बच्चों की यदि डेथ हो जाती है पर 1000 लाइव बर्थ पर, क्या कहलाएगा? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। और यहाँ पर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट के अलावा आपको एग्जाम में भी आ सकते हैं पेरीनेटल, नियोनेटल और पोस्ट नियोनेटल। तो पेरीनेटल का मतलब है इज लेट फीटल डेथ, मीन्स 22 वीक जेस्टेशन टू बर्थ और डेथ ऑफ न्यूबॉर्न अप टू 1 वीक पोस्टपार्टम। पेरीनेटल मॉर्टेलिटी का मतलब है कि डेथ हो जाना न्यूबॉर्न बेबीज की डिलीवरी के बाद से लेके विदिन 1 वीक में, अप टू 1 वीक ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड के क्या होना? बेबी की डेथ हो जाना न्यूबॉर्न की। न्यूनेटल का मतलब है न्यूनेट्स को कब कंसीडर किया होता है? 28 डेज ऑफ लाइफ आफ्टर डिलीवरी के बाद से लेकर जो 28 दिन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? न्यूनेटल। और न्यूबॉर्न डेथ अकरिंग विद इन 28 डेज ऑफ पोस्टपार्टम, तो वही कि डिलीवरी के बाद 28 दिन का जो ड्यूरेशन रहेगा बेबी का, 28 दिन का जो न्यूनेट्स है उस न्यूबॉर्न बेबी उसकी डेथ हो जाना वो क्या कहलाएगा? न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट पोस्ट नियोनेटल। पोस्ट नियोनेटल का मतलब है कि चिल्ड्रन एज्ड 29 डेज टू 1 ईयर। न्यूनेट्स तो 28 दिन तक के बेबीज हो गए, बट यहाँ पर पोस्ट नियोनेटल है तो पोस्ट नियोनेट बेबी क्या कहलाएंगे? 29वें दिन से लेके 1 ईयर तक की एज के बच्चे हैं जो उनकी डेथ हो जाना, तो क्या कहलाएंगे? पोस्ट नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट में कंसीडर किए जाएंगे। पोस्ट नियोनेटल डेथ का जो मेन कारण है वो क्या है? माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शियस डिसीज, ट्रबल प्रेगनेंसी, सडन इन्फेंट डेथ और सिंड्रोम, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, SIDS। नेक्स्ट यहाँ पर मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, तो ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को किस टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है? पर 1000, पर 10,000, पर 1 लाख या फिर पर 110। तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को एक्सप्रेस किया जाता है पर 1 लाख जो प्रेगनेंसी हुई है। 1 लाख प्रेगनेंसीज में से जितनी भी लेडीज़ की डिलीवरी के टाइम से कॉन्सेप्शन से लेके आफ्टर 42 डेज तक की डिलीवरी के बाद के जो 42 दिन है उस तक डेथ हो जाना वो क्या कहलाएंगे? मैटरनल मॉर्टेलिटी। और इसको किस टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है? 1 लाख में, पर 1 लाख। यहाँ पर ये देखिए फॉर्मूला भी दिया है, नंबर ऑफ वुमेन डाइज
पर 1 लाख लाइव बर्थ। यदि 1 लाख डिलीवरी हुई हैं तो उनमें से जो वुमन है कॉन्सेप्शन से लेके आफ्टर डिलीवरी के 42 डेज तक उनकी डेथ हो जाती है तो क्या कहलाएगी, मैटरनल डेथ। नेक्स्ट इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट इन इंडिया। भारत में मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट का, मैटरनल डेथ का मेन कारण क्या है? हेमरेज, अबॉर्शन, सेप्सिस या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। WHO के अकॉर्डिंग जो डायरेक्ट कॉज है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट के, हेमरेज 35% सबसे ज़्यादा कारण बनता है मैटरनल डेथ का इंडिया में। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए, हेमरेज और ब्लीडिंग। बाकी जो रिमेनिंग है तो हाइपरटेंशन 18%, जो एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन होती है, सेप्सिस 8%, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो जाना, अबॉर्शन तो जो अनसेफ अबॉर्शन किए जाते हैं उनके कारण भी 9% वुमेन की डेथ हो जाती है, अदर डायरेक्ट केस में 12% और इनडायरेक्ट 18%। तो इस हिसाब से जो इंडिया में सबसे ज़्यादा मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है वो किसके कारण होती है, मेजर कॉज क्या है, तो वो हेमरेज और पोस्टमार्टम ब्लीडिंग। नेक्स्ट, NRHM विल लास्ट टिल विच ईयर? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ने अपनी लास्ट सर्विसेज कब तक प्रोवाइड कराई? इसके बाद NHM आया है, तो NRHM लास्ट तक कब तक रहा, 2010, 2012, 2017 या फिर 2015? तो NRHM है जो इसकी लास्ट तक रहा है 2012 तक। लॉन्च कब हुआ था, 12 अप्रैल 2005 को, और 2012 तक क्या है रहा है। उसके बाद है जो NHM आया है वो एट प्रेजेंट में रनिंग में भी है, करंट में है। तो NRHM की स्थापना कब हुई थी, 12 अप्रैल 2005 को, और लास्ट कब तक रहा है, 2012 तक, 11वीं पंचवर्षीय योजना तक। तो इसके जो मेन काम थे वो क्या थे, टू प्रोवाइड एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू द रूरल पॉपुलेशन, स्पेशली द वल्नरेबल ग्रुप्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि जो NRHM है वो कहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में। तो जो NRHM है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसकी सर्विसेज कहाँ पर दी जाती है, रूरल पॉपुलेशन में। नेक्स्ट इज कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ IUD इंसर्शन, इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंसर्ट करने का जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, ब्लीडिंग, परफोरेशन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और डी है यहाँ पर पेन। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है या फिर साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं हम IUD का, वो क्या है, ब्लीडिंग। यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए, ब्लीडिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, इसका डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है मैंने, प्रेसिपिटेट लेबर मीन्स। प्रेसिपिटेट लेबर का मतलब होता है कि जब कंबाइंड ड्यूरेशन, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज दोनों में जितना टाइम लगेगा लेबर के टाइम पर, दोनों का टाइम कितना हो जाए, ड्यूरेशन लेस देन 2 आवर, 2 घंटे से भी कम में यदि डिलीवरी हो जाए तो क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट लेबर। When the combined duration of first and second stage of labor is less than 2 hour, it's called the precipitate labor। और prolonged labor क्या होगा कि नॉर्मल ड्यूरेशन है उससे जो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज का दोनों का ड्यूरेशन मिला के मोर देन 18 आवर हो जाए, 18 घंटे तक हो जाए, तो कहलाता है प्रोलॉन्ग्ड लेबर। और प्रेसिपिटेट क्या है, लेस देन 2 आवर में फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज दोनों का ड्यूरेशन मिला के क्या हो जाए, लेबर हो जाए, डिलीवरी हो जाए, तो क्या होगा, प्रेसिपिटेट लेबर। नेक्स्ट इन ह्यूमन ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड। तो ह्यूमन की किडनीज होती हैं जिसमें फिल्ट्रेशन के लिए स्पेशल यूनिट्स होती हैं लार्ज नंबर में, वो क्या कहलाती हैं, न्यूट्रॉन्स, नेपट्यून, नेफ्रॉन्स या फिर न्यूरॉन्स। तो लार्ज नंबर में फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं किडनी में, वो क्या कहलाती हैं, नेफ्रॉन। नेक्स्ट इज मिशन परिवार विकास लॉन्च्ड। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्ट आंसरिंग की हुई है मैंने, साथ ही साथ इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या रखे गए थे। मिशन परिवार विकास लॉन्च किया गया था 11 जुलाई 2017 को, रिसेंट का प्रोग्राम है मिशन परिवार विकास। इसका जो एम क्या रखा गया था, इसका एम था जो हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट हैं 7 स्टेट के, जो 145 डिस्ट्रिक्ट थे हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट, टोटल फर्टिलिटी रेट को इन पे क्या करना था, कम करना था इनकी फर्टिलिटी रेट को, जिसके कारण क्या हो, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। और 11 जुलाई यहाँ पर जो डेट है क्या है, तो 11 जुलाई को हर साल हम विश्व पॉपुलेशन दिवस है जो सेलिब्रेट करते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को। तो इसी दिन
जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो मिनिस्टर थे, उन्होंने मिशन परिवार विकास को लॉन्च किया था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन 11 जुलाई 2017 को, फॉर बेटर फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, ताकि जो बेटर फैमिली प्लानिंग सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाई जाए। और इसका ऑब्जेक्ट रखा गया था, एम रखा गया था, टू प्रोवाइड ईजी एक्सेस टू हाई क्वालिटी फैमिली प्लानिंग अल्टरनेटिव बेस्ड ऑन रिलायबल सर्विसेज इंफॉर्मेशन एंड सप्लाईज विथ राइट बेस्ड फ्रेमवर्क। तो इसका मेन काम यही था कि जो हाई क्वालिटी की जो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाई जाए। मिशन परिवार विकास के तहत क्या करवाया गया, इसका एम रखा गया कि जो हाई क्वालिटी की फैमिली प्लानिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाए ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके, जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सके। और इसमें 145 डिस्ट्रिक्ट हैं जो काउंट किए गए थे, 7 स्टेट के, 7 स्टेट्स थे जो असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश। इनके टोटल 145 डिस्ट्रिक्ट को फोकस किया गया था कि इनकी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, TFR है, इसके लिए क्या करना है, कम करना है, 2.1 करना है 2025 तक, 2025 तक जो टोटल फर्टिलिटी रेट है इसको क्या करना है, 2.1 तक लाना है। अभी ये आई थिंक 2.3 के आसपास है, तो 2025 तक इसका एम रखा गया है कि इंडिया जो स्टेट है, 7 स्टेट है, इनकी फर्टिलिटी रेट को 2.1 तक लेके आना है, इसका एक गोल रखा गया था। और इसके लिए जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट रखे गए थे, 145 डिस्ट्रिक्ट रखे गए थे, तो इनमें इंडिया की 28% पॉपुलेशन है जो रहती है, क्या रहती है, इंडिया की 28% पॉपुलेशन इन 145 डिस्ट्रिक्ट में रहती है, 7 स्टेट के। तो इसीलिए यहाँ पर जो एडोलेसेंट मदर है, हाईएस्ट परसेंटेज एडोलेसेंट मदर्स रहती हैं, उनके लिए अच्छी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज प्रोवाइड करानी है ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। तो मिशन परिवार विकास में आपको 2 चीज़ें याद रखनी, एक तो लॉन्च कब हुआ, 11 जुलाई 2017 को। 11 जुलाई को ही हर साल हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। और इसका एम क्या था कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको कम करना है, 2025 तक 2.1 लेके आना है। नेक्स्ट यहाँ पर IMNCI स्टैंड फॉर, तो IMNCI का फुल फॉर्म पूछा है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट न्यूनेटल चाइल्डहुड इलनेस। तो मैं आपको बता दूं कि जो IMNCI है इसमें जो न्यूनेटल पार्ट है ये रिसेंट में ही जोड़ा गया 2013 में, और जो IMCI के नाम से पहले लॉन्च किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने, इसका नाम था IMCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट चाइल्डहुड इलनेस, बट इसमें न्यूनेटल को जोड़ा गया 2013 में। तो आपको याद रखना है, यदि IMCI बस पूछा जाए तो 1995 में आया था, 1995 में WHO और यूनिसेफ के ने इनको लॉन्च किया था। बट यदि इसमें पूछा जाए कि न्यूनेटल कब इसमें जोड़ा गया IMNCI में, तो 2013 में इसमें ऐड किया गया था। और इसकी होम बेस्ड सर्विसेज कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं कि जो IMNCI के तहत जो डिसीज़ के लिए रोका जाता है या फिर उनको ट्रीट किया जाता है, तो होम बेस्ड सर्विसेज के लिए कौन सा कलर कोड यूज़ किया जाता है। तो यदि अर्जेंट रेफरल कंडीशंस है तो उसमें क्या कलर कोड यूज़ किया जाता है, पिंक। और यदि OPD में ट्रीट कर सकते हैं हम तो वो क्या है, येलो। होम मैनेजमेंट के लिए है क्या है, तो वो है ग्रीन कलर। तो आपको एक कलर कोड है जो याद रखने होंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कॉज पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस, इनमें से कौन सा वायरस है जो पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस वायरस है, हेपेटाइटिस A, B, C और D। तो जो पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस है वो क्या है, हेपेटाइटिस C। हेपेटाइटिस को लेके कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, एग्जाम में आ जाता है। तो हेपेटाइटिस के जो वायरस हैं 5 कैटेगरी के हैं, A, B, C, D, E। तो जो सोर्स ऑफ वायरस है, दैट मीन्स ट्रांसमिशन है जो कहाँ से होगा, तो हेपेटाइटिस A कहाँ से ट्रांसमिशन होगा, फीकल रूट से। B है जो ब्लड ड्राइव्ड और बॉडी फ्लूइड से। C जनरली जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा उसके थ्रू होता है। D भी ब्लड और ब्लड ड्राइव्ड बॉडी फ्लूइड से जाएगा। E तो आपको इनमें 2 इस तरीके से याद रखिए कि A और E है जो फीकल रूट से जाएगा, बाकी ब्लड से है जो ट्रांसफ्यूज हो सकते हैं। बट जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो क्या है, C है। यहाँ पर ये देखिए रूट भी दिए हुए हैं सभी के। क्रॉनिक इन्फेक्शन कौन सा हेपेटाइटिस कॉज कर सकता है, तो B, C, D जो ब्लड प्रोडक्ट से हो सकते हैं। प्रिवेंशन क्या है इनके, तो प्रिवेंशन के लिए इम्यूनाइजेशन है जो किया जाने लगा है अभी रिसेंट में।
बट जो ए और ई हैं यदि फीकल रूट से हो रहे हैं तो इनका क्या है, ड्रिंकिंग और सेफली आपको अच्छा पानी पीना है और अच्छे एरिया में है जो रहना है। तो यही इनका जो मेन प्रिवेंशन हम कह सकते हैं। बट हेपेटाइटिस बी के लिए किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसका जो वैक्सीनेशन है उसके थ्रू। नेक्स्ट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज यूजुअली, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का मतलब होता है जो इन्फेक्शन हमें हॉस्पिटल से मिले, हॉस्पिटल में जाने के कारण हो जाए, उसको क्या कहा जाता है, वाटर बोर्न, इन्फेक्शियस, कंटेजियस या फिर नोजोकोमियल। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज द सेफ स्ट्रेटेजी हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर कंट्रोल ऑफ, तो सेफ स्ट्रेटेजीज डेवलप की गई थी किसको कंट्रोल करने के लिए, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, ट्रोकोमा या फिर ब्लाइंडनेस। तो सेफ स्ट्रेटेजी यूज़ की गई थी ट्रोकोमा के लिए। तो यहाँ पर सेफ स्ट्रेटेजी WHO ने लॉन्च की थी। इस स्ट्रेटेजी का जो एक्रोनैम यूज़ किया गया है इसमें SAFE, इसका मतलब होता है सर्जरी फॉर ट्रैकियासिस, मतलब कि इंटर्न्ड आईलेसेस। A represent the antibiotics, A represent the facial cleanliness and E represent the environmental improvement। इस तरीके से तो आपको सेफ स्ट्रेटेजी किसके लिए लाई गई थी, WHO ने लाया था ट्रोकोमा को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कोलेरा इज, तो कोलेरा का मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑप्शन है विब्रियो कोलेरा, क्लोरेस्टिडमेटेनी, क्लोरेस्टिवेडेंची, साल्मोनेला टाइफी। तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कोलेरा का वो क्या है, विब्रियो कोलेरा। नेक्स्ट है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर कॉन्सेंट्रेटेड इन विच पोर्शन ऑफ द पेंक्रियास, तो पेंक्रियास को डिवाइड किया गया हेड, बॉडी, टेल में। तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पेंक्रियास के किस पार्ट्स में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं टेल में। नेक्स्ट इज बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डायबिटीज मेलाइटिस, तो डायबिटीज मेलाइटिस के लिए बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, पोस्ट प्रेंडियल यूरिनरी शुगर, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, फास्टिंग एंड पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर। बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट डायबिटीज मेलाइटिस के लिए वो है पोस्ट प्रेंडियल यूरिनरी शुगर। नेक्स्ट मॉस्क्यूटो ऑफ डेंगू फीवर बाइट्स एट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो डेंगू फीवर के मच्छर हैं कब काटते हैं, नाइट में, डे में, एनी टाइम डे और नाइट, या फिर समर टाइम में। तो मॉस्क्यूटो और डेंगू, जो मॉस्क्यूटो होते हैं डेंगू फीवर के, वो कब काटते हैं, डे टाइम में। डेंगू से लेके आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका जो मेन कारण है वो एक तरीके का, इसको हम वायरल डिसीज़ भी कह सकते हैं। ये किसके कारण होती है, एडीज एगिप्टी मॉस्क्यूटो के काटने के कारण। और ये जनरली दिन में काटने वाले मच्छर हैं, डे लाइट में। वो एक्टिव कब होते हैं मॉस्क्यूटो, डे लाइट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर आफ्टर सनसाइन एंड सेवरल आवर बिफोर द सनसेट। सनसाइन के बाद है जो एक कम टाइम, सनराइज के बाद है 2 घंटे के लिए रहेंगे, और सनसेट के बाद बहुत ज़्यादा टाइम तक है रह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज साइलेंट किलर ऑफ न्यूनेट, तो साइलेंट किलर ऑफ न्यूनेट किसको कहा जाता है, हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया या फिर हाइपरग्लाइसीमिया। तो न्यूनेट्स के लिए साइलेंट किलर माना गया है हाइपोथर्मिया के लिए। और आप साथ ही साथ यहाँ तो न्यूनेट की बात हो रही है कि साइलेंट किलर क्या है, हाइपोथर्मिया न्यूनेट्स में। यदि आपसे 10 साइलेंट किलर डिसीज पूछी जाए तो उनके नाम भी आप लोग याद रखना। तो गाइस ये थे यहाँ पे टोटल 22 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।